Welcome to the Abhyas Academy of Science Nagpur. In previous video we have discussed about galvanic cell, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बीच का हम लोगों ने डिफरेंस पढ़े थे। गैल्वेनिक सेल में क्या क्या कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे वर्किंग होता है और किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखे। अभी मुझे देखना है कि गैल्वेनिक सेल कितने टाइप के होते हैं, या फिर हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हेडिंग देखते हैं सो यूज़ ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि गैल्वेनिक सेल को हम लोग किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं, एक तो यूज़ ऑफ गैल्वेनिक सेल, नहीं तो हम लोग हेडिंग बना सकते हैं टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। सो गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। मैं इस वीडियो में गैल्वेनिक सेल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए कि गैल्वेनिक सेल है क्या। गैल्वेनिक सेल दो प्रकार का होता है दोस्तों। हम लोगों ने देखे कि गैल्वेनिक सेल में हम जब कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट, जैसे यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइट भर दिए थे, यहाँ पर सपोज टू बी जिंक सल्फेट था और जिंक सल्फेट में आप लोगों ने जिंक इलेक्ट्रोड डिप कर दिए थे, वैसे ही दूसरे कंटेनर में आपने लिए थे एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब लिए थे आप लोगों ने, तो उस कॉपर सल्फेट में कॉपर का ही इलेक्ट्रोड की तौर पर डिप किए थे और उनको एक्सटर्नली आप लोगों ने अटैच किए थे। यहाँ पर रखे थे सॉल्ट ब्रिज टू मिनिमाइज और टू अवॉइड द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। उसके बाद में सर यहाँ पर जैसे जैसे रिएक्शन होती है वैसे वैसे क्या होगा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली द कॉन्सेंट्रेशन of zinc sulfate, or you can say that concentration of electrolyte decreases। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन सेल ऑपरेट करता जाएगा वैसे वैसे आपके सिस्टम में रखा हुआ इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एक समय ऐसे आएगा कि इलेक्ट्रोलाइट अब खत्म हो गया है हमारे सेल में रहने वाला, तो इलेक्ट्रोलाइट ही अगर खत्म हो गया है मतलब सेल रिएक्शन, एक समय ऐसे आएगा कि सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। सो सेल रिएक्शन स्टॉप्स, और सेल रिएक्शन जब स्टॉप होगी तो अब आपका सेल आपके कोई भी काम का नहीं रहेगा। सो गैल्वेनिक सेल में जो कुछ भी काम हो रहा है, जो कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, and redox reaction is carried out due to these electrolyte. But as cell operates, the concentration of electrolyte decreases, and when the concentration becomes minimum and when the chemical present in the cell are removed or completely vanishes, then cell reaction stops and now here no electricity will be generated. Now sir ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट अगर नहीं करेगा तो ये सेल हमारे कोई भी काम का रहेगा नहीं। लेकिन हमारे पास गैल्वेनिक सेल के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, और पहले सेल को आप लोग कहते हो प्राइमरी गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेक सेल। सो प्राइमरी वोल्टेक सेल, और दूसरा होता है सेकेंडरी वोल्टेक सेल। तो सर प्राइमरी वोल्टेक सेल का अगर मतलब हम लोग जानते हैं तो प्राइमरी वोल्टेक सेल हम उस सेल को कहेंगे जिसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, कांट बी रिचार्ज। और सेकेंडरी वोल्टेक सेल मतलब ऐसे सेल, ऐसी बैटरीज जिनको मैं रिचार्ज कर सकता हूं, कैन बी रिचार्ज्ड। जैसे कि आप लोग ऑटोमोबाइल में जो आप बैटरी यूज करते हो उसको रिचार्ज कर सकते हो, घर में आप लोग इन्वर्टर यूज करते हो उसको रिचार्ज कर सकते हो। मोबाइल की जो बैटरी होती है वो सर एक बार अगर डिस्चार्ज हो गई तो फिर आप लोग उसको वापस रिचार्ज कर सकते हो। लेकिन घड़ी में जो आप सेल यूज करते हो, या पोर्टेबल रेडियोज में या फ्लैशलाइट में जो सेल यूज करते हो, उस सेल को आप रिचार्ज नहीं कर सकते। मतलब सर ऐसे सेल जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, ऐसे सेल को प्राइमरी वोल्टेक सेल कहा जाएगा, और ऐसे सेल जिनको रिचार्ज किया जा सकता है, ऐसे सेल को आप लोग सेकेंडरी वोल्टेक सेल कहोगे। सर प्राइमरी वोल्टेक सेल में जैसे जैसे रिएक्शन सेल ऑपरेट होगा, केमिकल्स आर कंज्यूम्ड, और केमिकल जो कुछ भी कंज्यूम्ड होंगे, केमिकल्स कैन नॉट बी रीजनरेटेड, वापस उसको रीजनरेट नहीं किया जा सकता। सो केमिकल और इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट बी रीजनरेटेड हियर। जैसे ही केमिकल खत्म हो गए वैसे आपका सेल काम करना बंद कर देगा। लेकिन सर यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप के सेल में, तो यहाँ पर एक बार अगर आपके केमिकल खत्म हो भी जाते हैं
तो रिचार्ज करके, रिचार्ज कैसे करते हैं, तो हमारे सेल का जो कुछ भी वोल्टेज है, जो कुछ भी ईएमएफ है, जो कुछ भी सेल पोटेंशियल है, तो आप उस सेल पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई करते हो। और एक्सटर्नल सोर्स से जब आप ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, और सेल रिएक्शन रिवर्स होकर केमिकल कंपाउंड जो यूज हुए थे वो वापस रिजनरेट होना शुरू करते हैं। सो केमिकल्स कैन नॉट बी रिजनरेटेड हियर, इट मीन्स सेल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सेल रिएक्शन कांट बी रिवर्स्ड, सेल रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके सेल में कंपोनेंट प्रेजेंट है ए, और जब भी सेल काम कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा कि आप वापस इस रिएक्शन को रिवर्स करके बी को ए में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहां पर ऐसे नहीं होता। केमिकल कैन बी रीजनरेटेड, केमिकल्स कैन बी रीजनरेटेड, जो कुछ भी आप लोगों ने वहां पर इलेक्ट्रोलाइट लिए हो उनको रीजनरेट किया जा सकता है। रीजनरेट तभी किया जा सकता है जब सेल काम कर रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, तब ए का कन्वर्शन हो रहा था बी में, और जैसे ही पूरा का पूरा ए बी में कन्वर्ट हो गया, आपका ए नाम का केमिकल कंपाउंड कंज्यूम्ड हो गया। अब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करोगे और रिएक्शन को रिवर्स करोगे, मतलब वापस आपका प्रोडक्ट अभी किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। सर सेल रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, तो सेल रिएक्शन कैन बी रिवर्स, सेल रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है बाय अप्लाइंग मोर एक्सटर्नल पोटेंशियल। उसके बाद में अगर एग्जाम्पल की अगर बात करता हूं तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूं ड्राई सेल। सो ड्राई सेल का एग्जाम्पल यहां पर ले सकता हूं, यहां पर मैं एग्जाम्पल ले सकता हूं जैसे लीड स्टोरेज बैटरी, लीड स्टोरेज बैटरी, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। उसके बाद में ये बताऊंगा मैं आपको कि ड्राई सेल कितने प्रकार के होते और कितने प्रकार के ये सेकेंडरी वोल्टेज सेल होते, उसका भी हम लोग हिसाब देंगे। तो यदि कोई आप लोगों को पूछता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी गैल्वेनिक सेल, प्राइमरी वोल्टेज सेल एंड सेकेंडरी वोल्टेज सेल, तो ऐसे 4 पॉइंट आप लोग 2 मार्क के लिए बेशक एग्जाम में लिख सकते हो। तो मुझे प्राइमरी वोल्टेज सेल का जो एक एग्जाम्पल है, जो हम लोग कॉमनली हमारे घर में यूज करते हैं, जिसको ड्राई सेल कहते हो आप लोग, घड़ी में जो यूज करते हो ड्राई सेल, पोर्टेबल रेडियोज में जो यूज करते हो, टॉर्च में जो यूज करते हो, सर वो सब ड्राई सेल के ही एग्जाम्पल है। तो ये ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में 2 टाइप मैंने बताया कि ऐसे सेल जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, और दूसरे सेल जिनको रिचार्ज किया जा सकता है। ऐसे सेल जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता उन सेल को कहा जाता है प्राइमरी वोल्टेज सेल, जबकि ऐसे सेल जिनको रिचार्ज किया जा सकता है उनको कहा जाता है सेकेंडरी वोल्टेज सेल। क्यों ऐसे होता है, तो कुछ पॉइंट आपके सामने हैं। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में हम लोग देखेंगे कि सर क्या एक्चुअल क्या फिनोमेनॉन चलता है प्राइमरी वोल्टेज सेल में और सेकेंडरी वोल्टेज सेल में। सो नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द कॉमन मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी वोल्टेज सेल एंड दैट इज ड्राई सेल। ड्राई सेल का एग्जांपल हम लोग यहां पर ले रहे हैं। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल, कि ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। सो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। अब यहां पर अगर हम लोग ड्राई सेल की अगर बात करते हैं तो ड्राई सेल ये एक टाइप है, इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी टाइप ऑफ प्राइमरी वोल्टेज सेल। सर ये प्राइमरी वोल्टेज सेल का एक एग्जाम्पल है जो पूरी तरीके से वोल्टेज सेल की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन सेकेंडरी वोल्टेज सेल जो होते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज, जिसको रिचार्ज किया जा सकता है, जब वो डिस्चार्ज होते हैं, जब वो काम में लगे रहते हैं, जब वो प्रोसेस में लगे रहते हैं, तब वो गैल्वेनिक सेल की तौर पर काम करते हैं। लेकिन जब आप उसको रिचार्ज करते हो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आप
प्रोवाइड करते हो तो सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। मतलब ड्यूरिंग डिस्चार्ज दे एक्ट एज गैल्वेनिक सेल एंड ड्यूरिंग रिचार्ज दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैं बात कर रहा हूं सेकेंडरी वोल्टेज सेल की, लेकिन ये प्योरली प्राइमरी वोल्टेज सेल, ये गैल्वेनिक सेल के तौर पर ही काम करता है। सर इसको ड्राई सेल कहने की वजह क्या है? तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट इन लिक्विड फॉर्म या नॉट इन सॉल्यूशन फॉर्म। जैसे कि आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन वर्किंग में देखे कि वहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि गैल्वेनिक सेल में जो जिंक सल्फेट लेते हो, कॉपर सल्फेट लेते हो तो सॉलिड थोड़ी नहीं लेते हो आप लोग, आप उसको एक्वस फॉर्म में लेते हो, सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हो। लेकिन यहां पर जो कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट यूज करने वाले हो सर, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा नहीं, सॉलिड स्टेट में रहेगा, ऐसा मेरा कहना नहीं है। तो रहता कैसे है सर? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस बट विस्कस फॉर्म। एक्वस बट विस्कस फॉर्म में रहेगा, गाढ़ा रहेगा सर, इतना गाढ़ा रहेगा कि वो फ्लो भी नहीं हो पाता है सर, इतना विस्कस फॉर्म में रहता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। सर अब हम लोग उसके चलते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में कि कंस्ट्रक्शन क्या है। सो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। आपको जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल, तो सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद में सेकेंड पार्ट में आप लोगों को देना पड़ेगा इसको। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट कहता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड पॉइंट में मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे आप लोग? सो सेकेंड कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में आपको बताना पड़ेगा डायग्राम, और डायग्राम इस सेल में प्रेजेंट रहने वाले कंपोनेंट का किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है और हर एक कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले तो मैं ड्राई सेल में लेता हूं एक जिंक मेटल का कंटेनर। सो ये जिंक मेटल का जो कंटेनर है सर, ये जिंक मेटल के कंटेनर को सर दिस इज जिंक मेटल और जिंक कंटेनर, एंड दिस जिंक कंटेनर एक्ट्स एज एनोड, एनोड के तौर पर काम करता है, मतलब ओ निगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करता है। सर उसके बाद में टेक अ जिंक कंटेनर विच एक्ट एज ए एनोड। Now the inner lining of this zinc container is coated with a porous plate या porous paper से आप लोग उसकी इनर लाइनिंग को कोट कर देते हो। तो ये मैंने कोटिंग चढ़ाया है उसके इनर लाइनिंग पर। कोटिंग चढ़ाने की वजह ऐसे कि सो दैट दीज कंटेनर विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर। सो कंटेनर के अंदर में जो कुछ भी केमिकल्स आप रखने वाले हो वो केमिकल और जिंक के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना आए। सो दिस इज पोरस सेपरेशन which separates the zinc container from the chemical present inside the container. Now, सर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक कार्बन रॉड लेंगे, कार्बन रॉड मतलब ग्रेफाइट कह सकते हैं आप लोग। तो ग्रेफाइट का रॉड लोगे, सो ये रहा आपका ग्रेफाइट रॉड, तो डेफिनेटली इट इज कार्बन। और इस ग्रेफाइट रॉड को हम कोटिंग लगाते हैं। सो ग्रेफाइट रॉड इज कोटेड विथ अ पेस्ट ऑफ, थिक पेस्ट ऑफ। सो दिस ग्रेफाइट रॉड विच एक्ट एज कैथोड, ये ग्रेफाइट रॉड कैथोड के तौर पर काम करता है। सो दिस इज ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड, और ये ग्रेफाइट रॉड कैथोड के तौर पर काम कर रहा है। एंड दिस ग्रेफाइट रॉड इज कोटेड विथ अ फिल्म ऑफ और विथ अ थिक पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड कार्बन ब्लैक। सो मैग्नीज डाइऑक्साइड का काम क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का काम होता है ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन के बबल्स को तैयार करना। सर ये काम होता है आपके इस पेस्ट का। उसके बाद में अब बचे हुए कंटेनर में मैं क्या भरूंगा? सो नाउ द रिमेनिंग होल कंटेनर विल बी फिल्ड विद द थिक पेस्ट ऑफ,
तो यहां पर जो पेस्ट रहेगा दैट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl and zinc chloride. So definitely it will, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है यार, जिंक क्लोराइड सॉल्ट है, डेफिनेटली वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, उसको पहले आपको एक्वस बनाना पड़ेगा, लेकिन सर वो एक्वस रहेगा सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं सर, वो एकदम पेस्ट के फॉर्म में रहेगा, थिक रहेगा, घट्ट असेल तो। सो ये थिक पेस्ट आप लोगों ने अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का यहां पर भर दिए, और यही एक्ट होने वाला है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। सो दिस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट. So electrolyte is not in solution form. Electrolyte is present in a thick paste which is viscous, और ये viscous फॉर्म में है, इसीलिए आप लोग लिक्विड फॉर्म में नहीं, सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं, इसीलिए उस सेल को नाम दिया गया है ड्राई सेल। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं उसके और कंपोनेंट के बारे में कि सर यहां पर अगर हम चाहते हैं कि यहां पर जो कुछ भी आपने पेस्ट भरे हो तो ये पेस्ट का लीकेज नहीं होना चाहिए। सो फॉर लीकेज डिटेक्शन, सो फॉर प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ दीज पेस्ट वी हैव टू ऐड सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टार्च और प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस या थोड़ा सा स्टार्च आप लोग उसमें ऐड कर सकते हो ताकि वो पेस्ट और भी ज्यादा गाढ़ा बन जाए, और भी ज्यादा थिक बन जाए, सो दैट इट कैन नॉट लीक्ड आउट, वो बाहर नहीं निकल सकता। एंड नाउ दिस कार्बन ग्रेफाइट रॉड इज प्रोटेक्टेड बाय अ ब्रास कैप। ये ऊपर उसके रहेगी ब्रास नाम के एलॉय की कैप। सो ब्रास कैप यहां पर प्रेजेंट रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। जैसे ही लिखना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, बस आप लोगों को ये सब चीजें इंग्लिश में लिखना है कंस्ट्रक्शन में, डायग्राम के साथ में। चलो, ये कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद में मैंने सेकेंड पॉइंट में कंस्ट्रक्शन लिखा। अब मैं बात करूंगा उसके वर्किंग की, कि वर्किंग कैसे करता है। सो वर्किंग, थर्ड पॉइंट की तरफ चल रहा हूं मैं। सो वर्किंग, हाउ डज द वर्किंग टेक्स प्लेस इन ड्राई सेल। तो यहां पर एक एनोड है, एक कैथोड है। सो क्या होगा एनोड पर? सो एट एनोड, बेशक सर एनोड है जिंक कंटेनर, और एनोड के ऊपर होता है हमेशा ऑक्सीडेशन। सो जिंक मेटल जो सॉलिड स्टेट में था, सर ये जिंक विल डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Zn2+। जिंक हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 2+ ही रहती है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये जिंक रहेगा एक्वस, आयन बन गया ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। सो एट एनोड, एट अ जिंक कंटेनर द ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस, Zn2+ चले जाएगा अभी सॉल्यूशन में, और मतलब पेस्ट में, और जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन अब इस कंटेनर के ही थ्रू कहां पहुंचेगा? कैथोड के तरफ पहुंचेगा। सो एट कैथोड द रिडक्शन विल टेक्स प्लेस, एट कैथोड रिडक्शन विल टेक्स प्लेस। सो रिडक्शन कैसे होगा सर यहां पर? तो आपने सॉल्यूशन लिए, पेस्ट लिए हो, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? अमोनियम क्लोराइड। सो अमोनियम क्लोराइड लिया आप लोग NH4Cl, इसका मतलब सर उसमें NH4+ और Cl- प्रेजेंट है। सो NH4+ है, NH4+ मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा NH3। अब क्या बचा? एक H, तो डेफिनेटली वो H निकलेगा H2 गैस के फॉर्म में। तो सर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो बेशक 2 इलेक्ट्रॉन भी गेन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 2 अमोनियम आयन गेन करेंगे, और यहां बनेगा अमोनिया और हाइड्रोजन गैस। अब ये जो अमोनिया और हाइड्रोजन गैस तैयार हुआ है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या करता है? इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। ये जो आपने पेस्ट रखे थे ना इस ग्रेफाइट रॉड के ऊपर, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का, सो दीज मैग्नीज डाइऑक्साइड कंबाइन विथ हाइड्रोजन गैस
H2 को अपने पास का ऑक्सीजन देकर बना देता है उसे H2O और खुद बन जाता है Mn2O3 डाइमैग्नीज ट्राइऑक्साइड. So here the manganese dioxide oxidizes the water and hydrogen and सर ये मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड का खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है. ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है. सो मैग्नीज डाइऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर. सो यहां पर मैग्नीज Mn2 है तो यहां पर भी 2 लिखना पड़ेगा. अब देखो बैलेंस हो गया, ट्वाइस Mn ट्वाइस Mn, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 3 1 4, रिएक्शन बैलेंस. लेकिन सर ये दोनों की आपको नेट रिएक्शन लिखना पड़ेगा. सो नेट रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड के ऊपर की नेट रिएक्शन हम लोगों को यहां पर मेंशन करना पड़ेगा. नेट रिएक्शन लिखने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देते हो. सो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ट्वाइस NH4 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस, अब ये सेकेंड रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड ट्वाइस MnO2 प्लस H2. अब राइट हैंड साइड की तरफ अगर देखोगे सो NH3 प्लस H2 प्लस Mn2O3 प्लस H2O, ये लिख दिए. लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, राइट हैंड साइड में ऐड करो. लेकिन सर लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन गैस है, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन गैस है, कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, बेवजह स्टेप्स बढ़ाने की जरूरत नहीं. तो ये हो गई सर, ये सपोज टू बी एनोड के ऊपर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको अगर मैं कहूंगा रिएक्शन नंबर A, और ये रहेगी कैथोड के ऊपर की रिएक्शन, इसको मैं कहूंगा रिएक्शन B. तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा. ये तो नेट रिएक्शन एट कैथोड है, मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा. सो नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए अब यहां पर अमोनिया भी 2 निकलेंगे ना, यहां अमोनियम 2 है तो अमोनिया भी 2 निकलेंगे बाहर. सो देखो अभी हम लोग यहां पर भी अमोनिया 2 लिखेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, कैथोड और एनोड की जो रिएक्शन है उसको ऐड कर देंगे और आपको मिलेगा ओवरऑल सेल रिएक्शन. सो देयरफॉर ओवरऑल सेल रिएक्शन इज, मैं ये ऊपर का पोर्शन वैनिश कर रहा हूं जो इंट्रोडक्शन है हमारे ड्राई सेल का. सो अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों सेल को, दोनों एनोड और कैथोड की रिएक्शन को ऐड कर देता हूं. सो मुझे मिलेगा ओवरऑल सेल रिएक्शन. सो देयरफॉर ओवरऑल सेल रिएक्शन इज, सो ओवरऑल सेल रिएक्शन को लिखने के लिए आप लोग एनोड का लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड का लेफ्ट हैंड साइड लिख दोगे. सो Zn सॉलिड, अब सॉलिड वगैरह लिखता नहीं, डेफिनेटली जिंक सॉलिड स्टेट में ही होगा. सर यहां पर ट्वाइस NH4 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस MnO2 गिव्स, उधर राइट हैंड साइड में इधर कौन है, Zn2 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस उधर है ट्वाइस NH3 प्लस Mn2O3 प्लस H2O. क्या क्या कैंसिल हो सकता है देख लो सर, कैंसिल हो रहा है ट्वाइस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में. और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं सर, और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता. सर ये हो गया ओवरऑल सेल रिएक्शन. अब हम लोग अगर बात करते हैं तो ये Zn2 प्लस और ये जो अमोनिया तैयार हुआ है ये आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं जिंक का कॉम्प्लेक्स ZnNH3 4 टाइम्स 2 प्लस, और ये बनता है सर कॉम्प्लेक्स. सो हियर द टेट्रा अमोनियम जिंक नाम का कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, फाइनल प्रोडक्ट. तो आपके अब इस पूरे कंटेनर के अंदर फाइनल प्रोडक्ट क्या तैयार हुए, आपके पास कंटेनर में तैयार हुआ है मैग्नीज डाइमैग्नीज ट्राइऑक्साइड, वाटर, और ये टेट्रा अमोनियम जिंक नाम का कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है. तो ये हो गया हमारे ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन. लेकिन सर ये ड्राई सेल के रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब आप वापस जिंक और वापस आप NH4 प्लस आयन नहीं ला सकते. मतलब NH4 प्लस आयन का कन्वर्शन किस में हो रहा है, अमोनिया में. तो कहने का मतलब ऐसा है कि आपका NH4 प्लस आयन भी खर्च हो रहा है,
मैग्नीज डाइऑक्साइड भी खर्च हो रहा है, और एक बार अगर वो खर्च हो गया, खत्म हो गया, तो अब सेल काम करना बंद कर देगा, और कितना भी एक्सटर्नल पोटेंशियल आप लोग अप्लाई करो, ये सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं होती है। तो ये सर है हमारे ड्राई सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, और उसके बाद में वर्किंग के बारे में। ये जो ड्राई सेल हम लोगों ने अभी पढ़े हैं सर, ये लिक्लांची सेल कहा जाता है उसे। सो इट इज लिक्लांची सेल। तो ये लिक्लांची ड्राई सेल जो होता है, ये एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में कहा, यहां कहां एसिड दिखता है सर? यस डेफिनेटली सर, ये अमोनियम क्लोराइड नाम का आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट है, और अमोनियम क्लोराइड को अगर आप लोग गौर से देखते हो, सो अमोनियम क्लोराइड ये बना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के कॉम्बिनेशन से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बिग बेस है, HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो आप लोगों के पास में अमोनियम क्लोराइड है, ये एसिडिक मीडियम का है, मतलब एसिडिक नेचर का है। सो एसिडिक नेचर का जो कुछ भी आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट है, और इसीलिए आप लोग इसको लिक्लांची सेल, एसिडिक नेचर का सेल भी कहते हो। नाउ सर, ये एसिडिक नेचर का जो कुछ भी सेल है, अब यहां पर ये अमोनियम क्लोराइड क्योंकि एसिडिक नेचर का है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, NH4 प्लस आयन तैयार करेगा, और ये NH4 प्लस आयन क्या जनरेट करेगा, H प्लस जनरेट करेगा, और ये H प्लस आपके जिंक नाम के इलेक्ट्रोड का करोजन करेगा, करोड करेगा। सो जिंक का करोजन होता है इस एसिडिक टाइप के सेल में, या लिक्लांची ड्राई सेल में, जो हम लोगों ने पढ़े हैं। तो सर उससे बेहतर क्या है फिर हमारे पास में एक जो ड्राई सेल होता है, वो होता है अल्कलाइन टाइप का। अल्कलाइन टाइप का मतलब यहां पर आप बाकी कुछ नहीं करोगे, आप यहां पर इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड न भरते हुए स्ट्रॉन्ग बेस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड भर दोगे। KOH और NaOH, या फिर एक तो KOH नहीं तो NaOH, और KOH और NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये कोई H प्लस जनरेट नहीं करते, ये कोई जिंक का करोजन नहीं करते। अब जो कुछ भी अल्कलाइन मीडियम यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, उससे भी जिंक का करोजन होगा, लेकिन एसिड जिस स्पीड से उस जिंक कंटेनर का करोजन कर सकता है, उतनी तेजी से आपका ये अल्कली जिंक का करोजन नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि इस लिक्लांची ड्राई सेल या एसिडिक टाइप के इस सेल को यूज करने की बजाय आप अल्कलाइन टाइप का ड्राई सेल यूज करो, सो दैट the life of dry cell will be greater as compared to the acidic type of dry cell. सो डिफरेंस कुछ नहीं है, बस वहां पर आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट भरे थे अमोनियम क्लोराइड जो एसिडिक नेचर का कंपाउंड है, जबकि अल्कलाइन टाइप के ड्राई सेल में आप इलेक्ट्रोलाइट भरोगे KOH या NaOH जो एक स्ट्रॉन्ग अल्कली का काम करता है, और ये स्ट्रॉन्ग अल्कली जिंक का करोजन उतनी तेजी से नहीं करेगा जितना एसिडिक नेचर का अमोनियम क्लोराइड कर रहा था। तो सर ये अल्कलाइन ड्राई सेल प्रोलॉन्ग और इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ ड्राई सेल। उसके बाद में फिर से हमारे पास में एक ड्राई सेल होता है जिसको हम लोग मर्क्यूरी ड्राई सेल भी कहते हैं, मर्क्यूरी ड्राई सेल। तो मर्क्यूरी ड्राई सेल की एक खास बात ऐसे है कि जब तक वो पूरी तरीके से बंद नहीं पड़ेगा, तब तक उसका सेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, उसकी खास बात। सर बाकी ड्राई सेल में ऐसे नहीं, सर जैसे जैसे उसका रिएक्शन केमिकल कंपाउंड कंज्यूम्ड होते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल जनरेट करने का एबिलिटी भी कम होगा। लेकिन मर्क्यूरी ड्राई सेल ऐसा है कि सर जब तक वो सेल पूरी तरीके से नाकाम नहीं बन जाता, तब तक उसका सेल पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ये मर्क्यूरी ड्राई सेल की खास बात है। और मर्क्यूरी ड्राई सेल में हम यूज करते हैं जिंक और मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मतलब यहां पर जो आप लोगों ने ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज किए थे,
उसके जगह पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का आप लोग रॉड यूज करोगे इलेक्ट्रोड के तौर पर, और आप यूज करते हो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग अल्कली एंड दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया सर हमारा एक मर्क्यूरी ड्राई सेल के बारे में, एंड दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। और ड्राई सेल कितने प्रकार के यहाँ पर हम लोगों ने देखे हैं, क्या क्या फंक्शन है, कौन सी कंडीशन में क्या यूज करना, तो ये हो गया हमारे ड्राई सेल के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।